नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम, जय माता दी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है राजतली क्लासेस बीकानेर। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने चौहान शुरू कर दिए थे। चौहान वंश के बारे में हमने कुछ बात की थी। उम्मीद है आपने उसको पढ़ा होगा घर पे जाके और सारी चीज़ आपने याद कर ली होगी। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाकर ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर जो भी क्वेश्चंस डाले जाते हैं इस वीडियो में हम जो पढ़ाते हैं उसके रिलेटेड उनको जरूर आप कीजिए, ठीक है। तो कल वाली वीडियो के अंदर हमने बात की थी चौहान वंश की, कुछ अलग अलग इतिहासकारों क्या क्या मत है कि इनको उत्पत्ति अग्नि कुंड सिद्धांत से हुए, सूर्यवंशी है, चंद्रवंशी है, तो उनके बारे में हमने बात की थी। तो थोड़ा सा हम रिविजन कर लेते हैं, कल हमने पिछले क्लास के अंदर क्या पढ़ा। तो हमने बताया, सबसे पहले बात की हमने अग्निकुंड सिद्धांत की। अग्निकुंड सिद्धांत दोस्तों क्या होता है? अग्निकुंड सिद्धांत का मतलब है कि गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया जिससे मान्यता है कि उससे 4 जातियों की उत्पत्ति हुई, ठीक है। 4 योद्धा जाति थी, परमार, प्रतिहार, आपके सोलंकी का ही दूसरों क्या कहते हैं, चालुक्य, और चौथी चौहान, ठीक है। तो ये अपने मान्यता थी, ठीक है। तो इस अग्निकुंड सिद्धांत को कौन कौन इतिहासकार मान्यता प्रदान करते हैं कि ये सही है? तो हमने बात की चंद्रबरदई सूर्यमल मिश्रण, चंद्रबरदई सूर्यमल मिश्रण, और आपके इनके बारे में ये जो इतिहासकार है ये इसको क्या कहते हैं कि ये बात सही है। इसके बाद में हमने बात की आपके सूर्यवंशी कौन मानते हैं दोस्तों? सूर्यवंशी आपके जयानक है, जोधराज की हमने दूसरा नाम क्या बताया? शारगंधर, गौरीशंकर, हीराचंद, ओझा, नयन चंद्र सूरी। तो ये क्या है? ये मानते हैं कि ये सूर्यवंशी है, ठीक है। बाद में हमने बात की गए आपके सुंदा माता अभिलेख से, इनकी उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ की आंख से मानी जाती है, ठीक है। अचलेश्वर महादेव मंदिर के अभिलेख से इन्हें चंद्रवंशी माना जाता है। डी आर भंडारकर इनको गुज्जर मानते हैं। ये सारी हमने बात की थी। एक उसमें ये और लिख लेना, कायम खां रासो और आपके चंद्रावती लेक। कायम खां रासो और चंद्रावती लेक के अंदर चौहानों को क्या माना गया है? ब्राह्मण वंशी माना गया है। क्या माना गया है? ब्राह्मण वंशी माना गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हमने बात की थी बिजोलिया शिलालेख, जो गुणभद्र ने लिखा था। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना गया और उसका समर्थन किया। तो मैंने बात की ब्राह्मण माना है, ब्राह्मण ने समर्थन कर दिया, किसने? दशरथ शर्मा ने। विलियम कुक ने इनको क्या कहा गया है कि ये विदेशी थे। विलियम कुक ने हूण माना है, स्मिथ और टोड ने शक या सीथियन माना है। तो विदेशी तो तीनों ने ही माना है। किन्होंने? विलियम कुक, स्मिथ और कर्नल जेम्स टोड, ठीक है। तीनों ने विदेशी माना है, लेकिन विलियम कुक है उन्होंने हूण जाति से इनको माना गया है, और टोड और आपके स्मिथ के अनुसार ये क्या है? शक सीथियन जाति से इनका हुआ है, ठीक है, उत्पत्ति। और बिजोलिया ब्राह्मणवंशी, और इन 2 लेखों के अनुसार भी इनको ब्राह्मणवंशी माना गया, कायम खां रासो और चंद्रावती लेख। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार क्या था दोस्तों? 551 ईस्वी के अंदर सांबर के आसपास वाले क्षेत्र के अंदर वासुदेव चौहान नाम का एक व्यक्ति आता है और उस क्षेत्र को विजय प्राप्त करता है, और 551 के अंदर वो अपने अजमेर के चौहानों की वंश की शुरुआत करता है। और कौन सी झील बनाता है? सांबर, ठीक है। इस सांबर वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? संपादलक्ष शाकंबरी, ठीक है। ये हमने बात की। बाद में हमने बात की गुवक फर्स्ट, पहले दूसरा राजा हमने बात की आपके वासुदेव चौहान के बाद में गुवक फर्स्ट के बारे में एक ही लाइन लिखी थी। इसने सांबर के अंदर आपके हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। गुवक के बाद में हमने चंदनराज के बारे में भी एक ही बात की थी कि चंदनराज आपके उसकी पत्नी रुद्राणी आत्मप्रभा ने 100 दिए जलाती थी वो पुष्कर झील पर। उसके बाद में हमने किसकी बात की थी? आपके विग्रहराज सेकंड, जिसको दूसरा नाम क्या है? मतंगा, ठीक है। और इस मतंगा ने भाई क्या क्या किया? इसने एक तो आशापुरा माता का मंदिर बनाया। कहाँ बनाया? गुजरात के भड़ोच के अंदर। गुजरात ही गया था तो गुजरात के शासक अहिल पाटन के शासक मूलराज प्रथम को पराजित कर दिया। इसकी जानकारी, इसके युद्ध विजयों की जानकारी, इसके युद्धों की जानकारी हमें हर्षनाथ प्रशस्ति से मिलती है, जो कब है? 983
इस ईस्वी को हर्षनाथ प्रशस्ति बनी है। बाद में हमने बात की गोविंद सेकंड। गोविंद सेकंड ने दोस्तों गजनी के शासक को क्या कर दिया, मारवाड़ से आगे बढ़ने से रोक दिया। इसकी प्रसिद्ध उपाधि क्या थी, वेरी भट्ट। किसने दी, जयानक ने। तो यहां तक हमने बात कर ली थी। अब आज हम बात करते हैं आगे। कल हमने राजा शुरू तो कर दिए थे वैसे, अजय राज। लिखो भाई, क्या है, अजय राज। अजय राज की अगर शासनकाल की बात की जाए तो 1105 से लेके आपके 1133 तक। तो हमने बात की थी दोस्तों, अजय राज ने एक तो क्या किया, अजय राज ने अजमेर की स्थापना की है। किसकी स्थापना की है, 1 2 3, ये 3, ठीक है। इसने 1113 के अंदर अजमेर की स्थापना की। अभी किसी राज्य की स्थापना की है तो वहां पर हमें किला भी बनाना पड़ेगा। किला तो बनाना जरूरी है, वरना हम रहेंगे किसमें, राज्य की सुरक्षा किससे होगी। तो इसने 1113 के अंदर जब राज्य बसाए उसी समय कौन सा दुर्ग बना दिया अपने नाम से, अजय मेरू दुर्ग। अजय मेरू दुर्ग। ये किस पहाड़ी पर है दोस्तों, ये जो अजय मेरू दुर्ग है ना, ये किस पहाड़ी पर है, गढ़बीठली। किस पहाड़ी पर है, गढ़बीठली। ये पहाड़ी का नाम है। जैसे अपने मेहरानगढ़ चिड़िया टूक पहाड़ी पर था, ठीक उसी प्रकार ये पहाड़ी है गढ़बीठली। ये गढ़बीठली जो पहाड़ी है इसके ऊपर बनाया इसने अजय मेरू दुर्ग। वर्तमान नाम तो मैंने आपको बता दिया, इसका वर्तमान नाम है तारागढ़। तारागढ़। तो हमने बात की थी भाई, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की जो पत्नी थी टोडा की थी, वो आकर यहाँ पर रहने लगी, जिस कारण इसका नाम क्या पड़ गया, तारा के नाम पर इसका नाम तारागढ़ पड़ गया, ठीक है। तो 1113 के अंदर साल आपको देखो एक में याद हो जाएंगे, दोनों काम इसी साल हुए। तो अब भाई ये राजा बन गया तो इसने कहा अपने राज्य के अंदर कोई करेंसी तो होनी चाहिए। जैसे हमारे भारत के अंदर रुपया चलता है तो लेन देन के लिए कोई करेंसी होनी चाहिए। तो इसने कहा भाई अपने सिक्के निकालो। इसने सिक्के निकाले। क्या निकाले दोस्तों, सिक्के। इस अजय मेरू दुर्ग के अंदर दोस्तों, अजय मेरू दुर्ग के अंदर आप लिख लीजिए, दुर्ग के अंदर वैसे ही हम लिखा देंगे लेकिन यहाँ पे लिख लीजिए आप, यहाँ पर घोड़े की मजार है। घोड़े की मजार। आपको पूछ ले राजस्थान के किस दुर्ग के अंदर घोड़े की मजार है, तो इसका उत्तर क्या होगा आपके, घोड़े की मजार अजय मेरू दुर्ग या वर्तमान नाम तारागढ़। और इसी दुर्ग के अंदर क्या है आपके, मीरान शाह की दरगाह है। मीरान शाह की क्या है, दरगाह। मीरान शाह की दरगाह है इसी दुर्ग के अंदर, तारागढ़ के अंदर, अजमेर के अंदर, ठीक है। तो इसने कहा भाई अभी स्थापना कर दी अपने राज्य की तो अपने क्या है, सिक्के भी चलाने पड़ेंगे। तो इसने कहा भाई सारा काम अपने नाम से ही किया है, अजय मेरू मेरे नाम से, अजमेर की स्थापना मेरे नाम से। तो इसने कहा सिक्के भी मेरे नाम से चलो। तो इसने क्या है, चांदी के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के अजय देव व सोमलेखा नाम से चलाए, जिन्हें चांदी के सिक्के थे दोस्तों। चांदी के सिक्के अजय राज सोमलेखा नाम से चलाए इसने। ये सोमलेखा इसकी पत्नी है। अजय राज की पत्नी का क्या नाम है भाई, सोमलेखा नाम है, ठीक है ना, ये इसकी पत्नी है। तो अपने नाम से और पत्नी के नाम से इसने चांदी के सिक्के चला दिए, जिन्हें बाद में क्या प्रसिद्धि, उन सिक्के किस नाम से जाने गए, अजय देव दंभ नाम से जाना गया। अजय देव दंभ या अजय देव व सोमलेखा नाम से सिक्के किसने चलाए आपको पूछ ले तो आप क्या उत्तर दोगे, आपके अजय राज ने चलाए हैं, ठीक है। अपने नए राज्य की स्थापना की, नए राज्य के अंदर दुर्ग भी बनाना जरूरी है और सिक्के तो चलाने ही पड़ेंगे, तो इसने ये काम किए, ठीक है। तो जब ये राजा बने
राजा बने तो इसके राज्य के अंदर जैन धर्म के कुछ साधु आए। कौन आए भाई? जैन धर्म। हम जब धर्मों की बात करेंगे तो बात करेंगे जैन, बौद्ध, इनकी बात करेंगे। तो जैन धर्म हमने आपको पता होगा, जैन धर्म आगे जाकर दो शाखाओं के अंदर विभाजित हो जाता है भाई, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया? थोड़े दिनों बाद जैन धर्म जैन धर्म के संस्थापक कौन है? आदिनाथ जी। कौन है? आदिनाथ जी। जैन धर्म के कितने 24 गुरु हैं, ठीक है ना। पहले गुरु आदिनाथ जी जो जैन धर्म के संस्थापक है, और सबसे प्रसिद्ध 24वें गुरु महावीर स्वामी हुए, ठीक है। महावीर स्वामी के कुछ समय बाद में क्या है, जैन धर्म में अलग अलग विचारधारा के साधु हो गए, और उनकी अलग विचारधारा के कारण जैन धर्म क्या है, दो भागों में विभाजित हो गया। जो ये मानते थे कि सफेद कपड़े पहनने चाहिए, सफेद कपड़े पहनने चाहिए, और जो आपके महावीर स्वामी को क्या मानते थे? महावीर स्वामी को मानते थे महापुरुष। क्या मानते थे? महापुरुष। कि भगवान नहीं है, क्या है भाई? महापुरुष ही है, ठीक है। तो वो श्वेतांबर कहलाए। और जिन्होंने कहा भाई कपड़े पहनने से कुछ नहीं है, कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और ये क्या है, महावीर स्वामी तो भगवान है, तो वो दिगंबर हो गए आपके, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या है, जैन धर्म, इसकी विस्तार से हम जब धर्मों की बात करेंगे तब पूरी इसकी बात करेंगे। और यहाँ ध्यान रख लो, ये दो भागों में विभाजित हो गया। तो इस अजय राज के क्या है, शासनकाल के अंदर दोनों पक्षों के समर्थक क्या है, इसके पास आए और कहा कि हमारे अंदर श्रेष्ठ कौन है। क्या कहा? भाई राजा, आपका काम निर्णय है, आप निर्णय कीजिए, हमारा शास्त्रार्थ करवाइए। शास्त्रार्थ क्या है? वर्तमान में हम क्या कहते हैं इसे? वाद विवाद। आमने सामने बैठकर वाद विवाद किया जाता है। ये न्यूज चैनलों के अंदर चलते हैं ना, इधर बीजेपी का आ गया, इधर कांग्रेस का आ गया, आमने सामने बोल रहे हैं, जो तगड़ा बढ़ जाए उसको जीत मानते, वैसे इनका शास्त्रार्थ कराया, ठीक है। तो लिखो आप भाई, क्या है? अजय राज ने श्वेतांबर व दिगंबरों की शास्त्रार्थ, दिगंबरों के शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की। क्या की? अध्यक्षता की, दोनों की अध्यक्षता की। और बाद में इसने आपके पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर एक सोने का घड़ा था, जिसे हम क्या, घड़े को क्या कहते हैं? कलश, ठीक है। तो इसने आपके पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर, पार्श्वनाथ, अपने 23वें गुरु ही थे पार्श्वनाथ जी, 24वें महावीर स्वामी है, तो ये पार्श्वनाथ जी जैन धर्म के ही हैं, ठीक है ना। तो पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर इन्होंने स्वर्ण कलश भेंट कर दिया। पार्श्वनाथ मंदिर में स्वर्ण कलश भेंट किया, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना भाई, ये चीजें पूछ लेते हैं। कल मैंने बताया था चौहानों, ये शुरुआत के छोटे मोटे राजा है ना, इनके बीच में क्या क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, कौन सा कथन सत्य है। कल मैंने जो क्वेश्चन बताया था उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसमें ऐसे ऑप्शन आ जाए, पार्श्वनाथ श्वेतांबर और दिगंबरों की अध्यक्षता करने वाला चौहान शासक आपके विग्रहराज चतुर था। तो ये बात गलत है। किसने अध्यक्षता की थी? अजय राज ने। तो इन सभी चीज को आपको याद रहेगा, तो वो क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो भाई अजय राज के बाद में आ गया आपके इसका ही बेटा अर्णोराज। कौन आ गया? अर्णोराज। तो अगली हेडिंग डालो भाई, क्या डालोगे? अर्णोराज। प्रसिद्ध शासक है अर्णोराज। कुछ चीजें लिखनी है हमें इनके बारे में। अगले शासक कौन है भाई? अर्णोराज। अर्णोराज को दोस्तों अन्ना जी भी कहते हैं, अन्ना जी। इनका शासनकाल कब तक है बताओ? उनका 1133 तक था, ये 1133 से 1155 तक इनका आपके शासनकाल हो जाता है।
तो अर्णोराज के शासनकाल के अंदर क्या हुआ दोस्तों, अर्णोराज के शासनकाल के अंदर एक तो तुर्क थे, तो तुर्की क्षेत्र से आते थे, उन तुर्कों का क्या हो गया, आक्रमण हो गया। किन का होगा आक्रमण, तुर्कों का हो गया आक्रमण इसके शासनकाल के अंदर। ठीक है, इसने क्या किया भाई, तुर्कों को बुरी तरीके से पराजित कर दिया। क्या कर दिया, बुरी तरीके से पराजित कर दिया तुर्कों को। 1137 के अंदर जैसे ही राजा बना, इसके ठीक 4 साल बाद आपके क्या हो गया, तुर्कों का आक्रमण हो गया। तो इधर तो भाई हो गए आपके ये तुर्क सेना हो गई, और इधर आपके क्या हो गए, अपने अर्णोराज की सेना हो गई। तो इन्होंने क्या, इनकी बुरी मारपीट की, इनको बुरी तरीके से इनको पराजित कर दिया तुर्कों को। और पूरे इस अजमेर के मैदान के अंदर क्या है, तुर्कों की क्या लाशें हो गई, लाशें हो गई, और पूरा जो ये जमीन है ये क्या हो गई, खून से लाल हो गई। तो इस जमीन को इनके जो सामंत थे और इनके दरबारी जो थे, इन्होंने कहा भाई इनके खून से इस जमीन को साफ किया जाए। तो कहा भाई इतना खून, इतनी लाशों को हटाने के लिए क्या करें। तो किसी ने इनको कहा कि भाई आप एक झील बना दो, और इस झील के पानी से क्या है, इनका अपने आप ये खून साफ हो जाएगा, और ये कुछ लाशें है वो बह के चली जाएगी। ठीक है, तो इन तुर्कों की सेना का खून हटाने के लिए और यहाँ की साफ सफाई के लिए बाद में इसने क्या किया, आपके प्रसिद्ध झील अन्ना सागर झील, अपने ही नाम से देखो, अन्ना जी कहते थे ना इनको, अन्ना सागर झील का क्या कराया, निर्माण कराया। ठीक है, तो लिखो 1137 में तुर्कों ने अर्णोराज पर आक्रमण किया। तुर्क पराजित हुए। तुर्कों क्या हो गए, पराजित हो गए 1137 के अंदर। 1137 में अर्णोराज ने कौन सी झील बनाई भाई इनकी साफ सफाई के लिए, 1137 में अर्णोराज ने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। अन्ना सागर झील का निर्माण कराया तुर्कों की साफ सफाई के लिए। अन्ना सागर झील का जो पानी है वो चंद्रा नदी थी पास में। कौन सी नदी थी भाई, चंद्रा नदी के पानी को है ना थोड़ा सा मोड़ कर क्या है, इस अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया गया। ठीक है ना, तो आपको पूछ ले कि भाई अन्ना सागर झील का निर्माण किस नदी के कारण हुआ है, चंद्रा नदी। ये अन्ना सागर झील दोस्तों कहाँ हो गई, अजमेर के अंदर। तो अजमेर के अंदर हमारा बड़ा ही धार्मिक महत्व है, वहां पर पुष्कर झील है। ठीक उसी प्रकार इस अन्ना सागर झील के पास में भी बहुत प्रसिद्ध स्थल है, उनके बारे में हमें थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ी ऊपर हेडिंग डालो, कुछ चीजें हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अलग अलग टाइम में अलग अलग शासकों ने इस अन्ना सागर झील के पास क्या है, कुछ चीजें बनाई है, वो सारी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। एक तो इस अन्ना सागर ने वरा मंदिर बना दिया इस झील के किनारे। क्या है, अर्णोराज ने अन्ना सागर झील किनारे वराह मंदिर बना दिया। वराह मंदिर बना। वराह मंदिर का भाई विष्णु भगवान का अवतार है वराह। ठीक है, विष्णु भगवान का अवतार है ना भाई वराह, तो वराह मंदिर बना दिया अर्णोराज ने अन्ना सागर झील। इसी भाई वराह मंदिर का इसको तोड़वाया किसने, अकबर के बेटे जहांगीर। जब शासन बना तो वो हमने बात की, जब मेवाड़ पर आक्रमण करने आया था, मेवाड़ पर आक्रमण करने आया था अमर सिंह के समय, वो मेवाड़ मुगल संधि की थी। मैंने आपको बताया था ये 3 साल क्या है आपके अजमेर के अंदर ही बैठ गया कि अपने को तो मेवाड़ को अधीन करना है। ठीक है, उसी समय ये क्या इधर आया था अन्ना सागर झील के पास। उसने कहा भाई अन्ना सागर ये वरा मंदिर को तोड़ो। तो वरा मंदिर की मूर्ति को किसने तोड़ दिया, वरा मंदिर को किसने तोड़वाया, जहांगीर ने। जहांगीर ने वरा मंदिर को तो तोड़वाया, वह मूर्ति को पुष्कर झील में फेंक दिया। पुष्कर झील में
फेंक दिया, ठीक है ना, पुष्कर झील में फेंक दिया। इसने कहा भाई ये मंदिर वंदिर तोड़ो, मैं बनाता हूं यहाँ पर क्या बनाते हैं, दौलत बाग बनाओ। जहांगीर ने यहाँ क्या बना दिया भाई, जहांगीर ने इस झील किनारे, इस झील कौन सी, सारी बात हम अन्ना सागर झील के पास की बात कर रहे हैं, तो इस झील का मतलब अन्ना सागर झील की बात कर रहा हूं मैं। जहांगीर ने इस झील किनारे दौलत बाग बनाया, क्या बनाया, दौलत बाग बनाया। तो अन्ना सागर झील किनारे जहांगीर ने कौन सी झील बाग बनाया है, या दौलत बाग किस झील किनारे है, या दौलत बाग है वो किस राजा ने बनाया है। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो इस लाइन में आपको उत्तर है, जहांगीर ने इस झील किनारे दौलत बाग बनाया। इस दौलत बाग का वर्तमान नाम क्या है भाई, वर्तमान नाम इसका कर दिया भाई सुभाष उद्यान। क्या कर दिया है, सुभाष उद्यान। तो भाई ऐसे पूछ ले दौलत बाग कहाँ है, या पूछ ले सुभाष उद्यान कहाँ है, बात एक ही अन्ना सागर झील के किनारे है, अजमेर के अंदर है, ठीक है। तो जहांगीर ने तो भाई ये काम करा दिया, एक तो मंदिर की मूर्ति है वो फिंकवा दी पुष्कर झील के अंदर, ठीक है, और एक आपके क्या कर दिया, यहाँ पर दौलत बाग बना दिया, और वर्तमान दौलत बाग का वर्तमान नाम है आपके सुभाष उद्यान, ठीक है। तो बाद में जहांगीर के बाद में इसका बेटा शाहजहां को भी मौका मिला यहाँ पर आने का। तो शाहजहां ने कहा अपने पिताजी ने यहाँ पर कुछ काम किया तो अपन भी करेंगे। तो जहांगीर से पहले जहांगीर की भी कुछ बात कर लो कि जहांगीर ने ना, जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां की माँ का नाम था दोस्तों अस्मत बेगम। तो इस अस्मत बेगम ने क्या है, इस झील किनारे इस दौलत बाग में बैठ कर क्या है, इत्र का निर्माण कराया। सेंट होनी है ना गुलाब की सेंट रोज, तो उस सेंट का निर्माण आविष्कार करने वाली नूरजहां की माँ और जहांगीर की क्या है, सासू, इसने ही बनाया था इस दौलत बाग के अंदर बैठकर, ठीक है। तो लिख लो नूरजहां की माँ अस्मत बेगम ने दौलत पार्क में गुलाब के इत्र का आविष्कार कर दिया भाई। साइंटिस्ट थी, क्या थी, इसकी माता क्या थी, साइंटिस्ट थी। तो अपने को पता है कि अपने देखो गुलाब की खेती, चैती गुलाब, ये सभी क्या पुष्कर के क्षेत्र के प्रसिद्ध, अपने राजस्थान के अंदर गुलाब की चाहे खेती पूछ ले या गुलाब की कोई चीजें प्रसिद्ध है। तो हम हस्तकला के अंदर बात करते हैं, चैती गुलाब की खेती, ये सारी कहाँ की प्रसिद्ध है, पुष्कर की गुलाब अपने यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर गुलाब भाई फुल होते थे। तो अस्मत बेगम ने कहा मैं बैठी बैठी क्या करूँ, इसने गुलाब ला कर इसने कहा चलो कुछ करते हैं। तो इसने बैठे बैठे क्या बना दिया, गुलाब के इत्र का निर्माण कर दिया, ठीक है। दौलत पार्क आपको पता ही है अन्ना सागर झील किनारे, ठीक है। तो एक तो अस्मत बेगम ने ये कर दिया। बाद में इसका बेटा आया शाहजहां, जहांगीर का शाहजहां ने यहाँ 12 दरी झील बनाई। या 12 दरी झील किसने बना दी भाई, शाहजहां ने एक काम और किया दोस्तों, 2 काम याद रखने। एक, शाहजहां ने खाम खा के 3 दरवाजे, खाम काम कहते हैं ये यार, ये तूने काम खाम खा ही कर दिया, बिना फालतू कर दिया, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी, खाम खा कर दिया, ठीक है। तो इसने खाम खा ही क्या कर दिया, आपके 3 दरवाजों का निर्माण कर दिया। शाहजहां ने यहाँ खाम खा के 3 दरवाजे बना दिए। कितने बना दिए, 3 दरवाजे बनाए। उसने कहा भाई यार यहाँ पर इतनी बढ़िया झीलें, दौलत पार्क कर, तो इनकी सुरक्षा के लिए कुछ बड़े बड़े गेट तो बनाओ। इसने कहा भाई एक तरफ तो झील है अपने अन्ना सागर, इन 3 दिशाओं के अंदर 3 दरवाजे बना दो अपने, ठीक है। तो आप यहाँ 3 दरवाजे बनाने वाला कौन था अपने, शाहजहां था। कौन था भाई, ये शाहजहां। इसने 2 काम कर दिए, 12 दरी झील और खाम खा के 3 दरवाजों का इसने क्या करवाया, निर्माण करा दिया, ठीक है। तो शाहजहां के भी भाई इतने ही काम अपने को ध्यान रखने, शाहजहां जहांगीर के ये काम है, हमने लिख लिए। अब वापस आओ भाई, कहाँ पर, अरणो राजबरी। ये तो झील के पास वाली कुछ स्मारक लिखा दिया आपको जब झील की बात आई। तो वैसे झील के टॉपिक के अंदर वापस हम सारा लिखेंगे।
इसका भी भाई अर्णोराज का विवाह तो कराओ, कुंवारा ही रखोगे क्या? लड़ाई वड़ाई कर ली, तुर्कों को हरा दिया, तो अब इसकी शादी कराओ। इसकी क्या कीर्ति फैल गई अपने राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर। भाई अर्णोराज तो बड़ा ही तगड़ा शासक है, इसने क्या है, तुर्कों को पराजित किया है। तो भाई चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज के पास ये खबर पहुंची, तो उसने कहा मेरी बेटी कांचन देवी का रिश्ता भेजो। ठीक है, तो इसकी पत्नी कौन थी? जैसे ही रिश्ता आया इसने हाँ भर दी कि भाई मैं तो वेट ही कर रहा था कोई न कोई रिश्ता भेजे अपने, कोई न कोई रिश्ता भेजे तो अपने तो हाँ भर दे। तो इसने तो आते ही कह दिया हाँ भाई कांचन देवी जी की बारात लेकर आ रहा हूं मैं, कब आना है इतना बता दो। ठीक है, तो लिखो अर्णोराज, अर्णोराज का विवाह, अर्णोराज का विवाह जय सिंह सिद्धराज चालुक्य। क्या थे भाई ये? वो चार जातियों के अंदर एक चालुक्य थे ना। तो अर्णोराज विवाह जय सिंह सिद्धराज चालुक्य की पुत्री कांचन देवी से हुआ। कांचन देवी से क्या? कांचन देवी से हुआ। अर्णोराज का विवाह जय सिंह सिद्धराज चालुक्य की पुत्री कांचन देवी से हुआ। इनका भाई पुत्र कौन हो गया? इनका पुत्र हो गया आपके जगदेव। कांचन देवी के बाद में आगे जाकर पुत्र कौन हुआ भाई? पुत्र जगदेव हो गया। ठीक है ना। तो भाई इनकी है ना पत्नियों का याद रख लेना, एक दो तीन बार, लगभग एक दो बार मैंने ये क्वेश्चन पढ़ लिया है। ऐसे क्वेश्चन आ गए इधर तो हो गए भाई, आपके नाम दे दिया भाई अजय राज, अर्णोराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज सेकंड, पृथ्वीराज थर्ड। और इधर इनके क्या है नाम लिख देते हैं, जैसे लिख दिया आपके सोमलेखा, कांचन देवी, संयोगिता, और ऐसे नाम लिख देते हैं। क्या इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, किसकी पत्नी कौन थी सुमेलित कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए अजय राज की पत्नी तो आपकी सोमलेखा हमने बात की, अर्णोराज की भी कांचन देवी लिख रहे हैं, पृथ्वीराज की संयोगिता हो जाएगी। ऐसे तो रानी इनकी बहुत थी, लेकिन प्रसिद्ध प्रसिद्ध रानियों का ही पूछेंगे। ठीक है, महारानी होती है ना वो। तो इस प्रकार इन पत्नियों का नाम आपको याद, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन आ रखे हैं। आप पुराने पेपर देखना, आप क्या दोस्तों पुराने पेपर जरूर देखा करो, उससे क्या आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि अपने क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार से, इन पत्नियों का नाम याद होना चाहिए। तो भाई अर्णोराज का विवाह जय सिंह सिद्धराज चालुक्य की पुत्री कांचन देवी से हुआ, और कांचन देवी ने किसको जन्म दिया? जगदेव को। ठीक है, तो इसके कुछ भाई एक दो युद्ध और प्रसिद्ध है, एक दो युद्ध और लिख लीजिए इसका। इसने मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित किया। मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित किया, लेकिन इसने बेइज्जती करा ली भाई। अपने ससुराल के अंदर गया हुआ था गुजरात, वहां के एक शासक से ये क्या हो गया है? पराजित हो गया। ठीक है, वहां के शासक से ये क्या हो जाता है? पराजित। इसने लिखो आपके चालुक्य शासक था, आपके चालुक्य शासक के आपके इसके अंदर पराजित हो गया था ये। तो जब ये गुजरात गया होता ना एक बार, तो चालुक्य शासक ही था इसका। देखो चालुक्य में इसका क्या है? ससुराल है। तो एक चालुक्य शासक था जिसका नाम था दोस्तों कुमारपाल, और कुमारपाल से इसके आबू का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ भाई? आप इस प्रकार लिखो, आबू का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ भाई? आबू का युद्ध। आबू का युद्ध। ससुराल वालों से क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है भाई। आबू का युद्ध हुआ। आबू का युद्ध के अंदर अर्णोराज वर्सेस कुमारपाल नाम था। क्या नाम था? कुमारपाल।
ये क्या है? चालुक्य। क्या है? चालुक्य। चालुक्य कह दो या सोलंकी कह दो। तो आपके अर्णोराज वर्सेस कुमारपाल चालुक्य का ये युद्ध हुआ और इस युद्ध के अंदर भाई कौन जीत जाता है? कुमारपाल जीत जाता है। तो आबू के युद्ध के अंदर ये चालुक्य शासक कुमारपाल से पराजित हो गया। ठीक है। मालवा के शासक नरवर्मन को इसने पराजित किया, तुर्कों को इसने पराजित किया है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है। तो बाद में भाई इसका पुत्र ये जगदेव था ना, ये जगदेव ने क्या किया भाई? जगदेव का भाई पिताजी तो स्वर्ग सिधार नहीं रहे हैं और मेरी उम्र हो रही है भाई, मेरे को भी क्या बनना है? राजा बनना है। तो इसने एक दिन क्या किया भाई? सोते हुए आपके अर्णोराज आपके अन्ना जी का गला काट के रख दिया और अपने पिताजी को मारने वाला पितृहंता हो गया। ठीक है। लिखो भाई, जगदेव ने अर्णोराज, जगदेव इसका पुत्र है, हमने बात की कांचन देवी का। जगदेव ने अर्णोराज की हत्या कर दी। क्या कर दी भाई? हत्या कर दी। तो जगदेव लिख दे, पूछ ले, चौहानों का पितृहंता, चौहानों का पितृहंता तो कौन होगा भाई? जगदेव। चौहानों का पितृहंता कौन हो गया भाई? जगदेव। ठीक है। तो आपके अर्णोराज के बारे में हमें इतनी ही बात करनी थी। जैसे आप सब पितृहंताओं का सबका ध्यान रख लेना भाई। पितृहंता जब सब आपको लिखाया गया है, ठीक है ना। मारवाड़ के अंदर हमने बात की, मारवाड़ में सबसे पहले पितृहंता मतलब राठौड़ों का पितृहंता कौन हो गया? मालदेव ने अपने पिता किसका? अपने पिता गंगा की हत्या कर दी थी मालदेव ने। ठीक है। और आपके सिसोदियाओं का या मेवाड़ वालों का पितृहंता कौन हो गया? पितृहंता कुंभा की हत्या करने वाला कौन था भाई? उदा था। ठीक है। उदा था, ये हमने बात की है ना। तो ये आपके मालदेव उदा। बाद में मारवाड़ के अंदर आगे और बात करते हैं भाई। दूसरा पितृहंता है जिसकी आपके अजीत सिंह की हत्या कर दी थी। किसने? बख्त सिंह ने। लेकिन पहला तो मालदेव है, दूसरा आपके बख्त सिंह है। ठीक है। और हमने किन की बात की थी? आपके मेवाड़ वालों की। जयपुर के अंदर पितृहंता तो हमें कोई मिलता नहीं है। चौहानों की बात कर ले, ये पितृहंता वाला प्रश्न आ जाता है, ध्यान रख लेना। तो अपने अर्णोराज जी हो गए कंप्लीट। क्या हो गई? अर्णोराज जी कंप्लीट हो गए। अभी सबसे प्रसिद्ध शासक, ठीक है, सबसे प्रसिद्ध शासक चौहानों के अंदर लिखो, इनको ढंग से याद करना, बहुत हमें पढ़ना है इनके बारे में। विग्रहराज फोर्थ है, चतुर्थ कहते हैं, चतुर्थ। ठीक है। तो ये भाई 5 साल ही रहे हैं शासक। उसके जगदेव ने 55 से लेकर 58 तक जगदेव रहा है, लेकिन इसने जगदेव को पराजित करके शासक बना। लिख लो, जगदेव को पराजित कर शासक बना। इसकी उपाधियां बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, कई बार पेपरों के अंदर आ रखी है। उपाधियां लिख लेना इसकी। ठीक है। उपाधि लिखो, सबसे प्रसिद्ध उपाधि तो यही है, कवि बांधव। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, कोई गिनती नहीं है ये क्वेश्चन कितने बार पेपरों के अंदर आया है कि कवि बांधव किसकी उपाधि है। कटिबंधु भी कहते हैं, कटिबंधु। कवि बांधव मतलब ये क्या है? कवियों का शरण दाता था। ठीक है ना। कवि है ना, अपने पोएट्स उन सभी का क्या शरण दाता था, इसलिए क्या इसे कवि बांधव की उपाधि दी है। कांस्टेबल में आपके 2018 या 2020 वाले के अंदर ये कटिबंधु क्वेश्चन आया था। कटिबंधु सबको ये तो याद था भाई, कवि बांधव तो उपाधि सुनी है, लेकिन कटिबंधु किसकी है? तो कटिबंधु भी आपके आपके इन विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि है। ठीक है ना। तो विग्रहराज चतुर्थ की एक उपाधि और लिख लो, बिसल देव। बिसल देव तो ये तो बहुत बार पूछ रखी है, ये भी पेपर में आ चुकी है, बिसल देव तो है ही। तो ये उपाधियां इनकी ध्यान रखना आप।
चौहानों में कला व संस्कृति का स्वर्ण काल था भाई इसका काल। चौहानों में कला व संस्कृति का स्वर्ण काल। चौहानों में कला व संस्कृति का स्वर्ण काल विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल है। विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल है। ठीक है, इन्होंने क्या है बहुत से काम करे दोस्तों। संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया है। उड़ीसा के अंदर कब्जा करने वाला आपके सबसे पहला शासक ये है। ठीक है, इनके समय आपके बहुत से युद्ध भी हुए, इनकी रानी भी प्रसिद्ध है। तो इनकी हमें बहुत सी बात करनी है। कला व संस्कृति का स्वर्ण काल ऐसे ही नहीं कहते, इन्होंने बहुत से निर्माण कार्य भी करवाया है। अजमेर के अंदर आपके संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिस पर हरिकेली नाटक के जो हरिकेली नाटक कौन सा है, शिव जी भगवान और आपके अर्जुन के बीच में युद्ध का उल्लेख है। हरिकेली के जो लेख है इसने संस्कृत पाठशाला पर खुदवाए थे। ठीक है, आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि आपके गुलाम वंश जब आया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या है इसको संस्कृत पाठशाला को तोड़वा कर क्या कर दिया भाई, 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवा दिया। ठीक है, तो सारी बात हम कल विस्तार पूर्वक इन आपके विग्रहराज चतुर्थ की हम बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने चैनल को आगे बढ़ाने में योगदान देते रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, बात करेंगे पूरी विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। धन्यवाद।